आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको समझ लो, फिर आप यहाँ से समझना, तभी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, फिर कल हमने फिनिश किया था हमारे चैप्टर को यहाँ पे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले निकल के आती है फिगर 11, जो कि हमें कहती है Tipu's sword made in the late 18th century, written with gold on the steel handle of the Tipu sword, were cautions from the Quran with message about the victories in war. Notice the tiger he had toward the bottom of the handle. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को यही बात कहते हैं कि भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, जो टीपू की शोल्ड है ना, तलवार है उसकी, ये हमारी लेट आपकी 18th सेंचुरी के अराउंड बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है कि भाई यहाँ पे इसके ऊपर डिज़ाइन देखो कैसा बना रखा है, ये गोल्ड के साथ में, और ऊपर इसके ऊपर कुछ शेर की तरह इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। आप इसको एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, आई मीन। उसके बाद आगे बोलता है, We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mussoorie till 1799, fought 4 wars with British, and died fighting with his sword in his hand. Tipu legendary sword are now part of the valuable collection in museum in England, but do you know why the sword was so special? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है, चलो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम अब मेटलर्जी को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले हमारे जो पार्ट थे वहाँ पे स्टडी किया था कि भाई जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, उसके साथ में क्या कुछ दिखते हुई थी। अब हम स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारी स्टील या फिर मेटल से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उन इंडस्ट्रीज के साथ में क्या दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि हम अपने यहाँ को चैप्टर को, मतलब कि यहाँ से इस वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे एक स्टोरी के साथ में। ठीक है, जो कि स्टोरी स्टार्ट होती है आपके टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछले चैप्टर्स के अंदर हमारे, और यहाँ पे बताता है कि भाई जो कि आपके मसूर के राजा थे, आप सभी को पता है, और उसने अंग्रेज़ों के साथ में 4 युद्ध भी लड़े थे। और बताता है कि भाई टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारे गए थे, उनके हाथ में उनकी तलवार थी जब वो मारे गए थे। अब वो एक बहुत फेमस पार्ट बन चुकी है, इंग्लैंड में एक म्यूज़ियम है उसका। अब यहाँ पर आप सभी को बताते हैं कि भाई क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि जो इसकी तलवार थी इतनी स्पेशल क्यों थी। अब आप सोचो इस बारे में। बाकी चलो यार हम अपनी रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कहते हैं, दी sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent armor. This quality of the sword came from a special type of a high carbon steel called woods, which was produced all over South India. Wood steel, when made into sword, produce a very sharp edge with a flowing water pattern. These patterns came from the very small carbon crystals embedded in the iron. Francis Bachman, who toured through Missouri in 1800, a year after Tipu Sultan's death, had left us an account of a technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in the Missouri. In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay पोर्ट्स। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बताते हैं माय फ्रेंड्स, चलो एक बार फटाफट से आपको इतना एक्सप्लेन करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे बताता है कि भाई जो टीपू सुल्तान की तलवार थी ना, उसकी जो किनारे होती हैं, अब देखो तलवार आपकी कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पे नीचे से पकड़ने के लिए होता है हमारे पास ऐसे कुछ। अब ये जो तलवार थी यहाँ पे बता रहा है कि जो इसकी एज थी आपकी, आई मीन ये किनारे थी ना जो तलवार की, ये बहुत ही ज़्यादा आपके पैने थे। भी इतने पैने थे कि भाई जो इंसान अपने ऊपर आर्मर पहनता है ना, आपको पता है कि देखो ये इंसान, इसने अपने ऊपर लोहे का ये सूट पहन लिया, आपको पता है जो युद्ध के टाइम पे पहनते हैं, उसको भी ये काट के अंदर तक चली जाती थी, यानी कि इतने पैने यहाँ पे बनाए गए थे। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि भाई इसकी ये इतने पैने इसलिए थे कि क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे स्टील का यूज़ किया जाता था। और बताता है कि भाई जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर हमें वुड्स नाम का स्टील देखने को मिलता है ना, उस टाइम पे वो सबसे स्पेशल स्टील होता था। अब बताता है कि साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर यहाँ पे इसको बनाया जाता था, और यहाँ पे जो इसकी एड्स थी ना, वो आपकी जैसे वाटर फ्लो नहीं करता है हमारा आगे, कुछ इस टाइप की पैनी यहाँ पे बनाई जाती थी। अब यहाँ पे बताता है आप सभी को आगे कि भाई जब टीपू सुल्तान मारे गए तो उसके कुछ 1 साल के बाद आपके फ्रांसिस बचमैन आए। उन्होंने आने के बाद मसूरी के अंदर देखा कि भाई यहाँ पे जो टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी उसके बारे में भी कुछ बातें लिखी। और जो आपका ये वुड स्टील था ना माय फ्रेंड्स, इसको भी उन्होंने ध्यान से देखा और देखा कि इसको आखिरकार बनाया कैसे जाता है। तो उन्होंने इसकी प्रोसेस को जाना, उन्होंने जाना कि भाई इसको बनाया जाता है बहुत बार स्मेल्टिंग करने के बाद
आपकी जो भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर, यानी कि बहुत सारी भट्टियों में लोहे को पिघलाने के बाद, स्टील को पिघलाने के बाद अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आयरन को आपके पिघला के उसके अंदर चारकोल मिला देते हैं ये लोग, और फिर एक काम करते हैं, सॉल्यूशन को एक क्ले के अंदर डाल देते हैं, एंड देन फिर हम आगे स्टडी करते हैं। अब आगे कहता है, थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इन ingots that were used for sword making not just in India but in Western and the Central too. Woods is the anglicized version of the Kannada word ukku, Telugu hukku and the Tamil Malayalam urukku, meaning स्टील। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई उसके बाद वो उसको बहुत ध्यान से उसको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर वो लोग रखते थे, और ये चीज़ आपकी सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं होती थी, ये आपकी वेस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर भी हमें देखने को मिलती थी। अब बताते हैं कि भाई जो आपका जो वुड्स है ना, ये वर्ड आपका आखिरकार आया कहाँ से है, जो आपका इंग्लिश वर्ड है यहाँ कहाँ से आया। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई कन्नड़ के अंदर ये लोग बोलते थे उक्कू। अब यहाँ पे तमिलनाडु जो आपका तेलुगु के आसपास आता है वहाँ पे ये लोग बोलते थे हुक्कू। अब उसके बाद यहाँ पे बताता है कि आपका जो तमिल और मलयालम था वहाँ पे इसको बोलते थे उरुक्कू। अब यहाँ पे इसके जो ऐसे ऐसे नाम थे, इन्हीं नामों से माय फ्रेंड्स यहाँ पे निकल के आया हमारे पास वुड्स वर्ड, और इन जो जितने भी ये नाम थे ना आपका उरुक्कू, उक्कू, हुक्कू, इन सभी का नाम माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली क्या था, स्टील, अगर हम आज के टाइम में बात करें तो। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम जानने वाले हैं इंडियन वुड्स के बारे में। अब यहाँ पे बताता है कि इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods 1818-1822. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost of the mid-19th century. Can you guess why this was so? The sword and armor making industry died with the conquest of the India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftsperson in India. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है, यहाँ पे आपको बताता है कि भाई यहाँ पे ना आपके बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया भाई कि आखिरकार ये इतनी अच्छी तलवार कैसे बनाती हैं। उन्हीं में से थे आपके एक माइकल फेरेडे नाम के साइंटिस्ट, जो कि उन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी की। उन्होंने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी भी उसने की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी भी उसने की थी, और यहाँ पे भी उसने अपने 2 साल लगाए, अपने 4 साल लगाए 1818 से लेके आपके 22 तक 4 साल उसने यहाँ पे इंडिया के अंदर गुजारे स्टील के बारे में स्टडी करने के लिए। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को उसने यहाँ पे स्टडी किया। अब बताते हैं कि लेकिन आगे चल के आपकी जब मिड-19th का टाइम आया सेंचुरी का, तब ये आपकी टेक्निक बिल्कुल लॉस्ट हो गई और वहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जाने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ उसका आप सभी को यहाँ पे रीज़न बताते हैं कि भाई जो हमारी स्वॉर्ड और यहाँ पे आर्मर बनाने वाली इंडस्ट्री थी ना साउथ इंडिया के अंदर, उसको यहाँ पे जीत लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और अब बताते हैं कि भाई जो हमारा इंपोर्ट होता था ना आयरन और स्टील का इंग्लैंड से, उसको भी बंद कर दिया गया। अब क्या होने लगा, हमारे इंडिया के अंदर ही क्या होने लगा, आयरन और स्टील को बनाया जाने लगा इसलिए। ठीक है, अब चलो आगे आप सभी के पास एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी निकल के आती है माय फ्रेंड्स, जो कि कहती है, वाई वुड द आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री बी अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ द नवाब एंड राजाज। कि भाई जो आपकी ये आयरन और स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपके राजा जो हार रहे थे अंग्रेज़ों से, उनके मारे जाने से इन इंडस्ट्रियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपको क्या लगता है अपने वर्डों में। मे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड देन मेरे को आंसर को कमेंट करके बताओ, या फिर आप मेरे को पास उसको इंस्टा पे सेंड कर सकती हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप देख लेना उसको। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको हम आगे बताते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है अबेंडन्ड फर्नेसेस इन विलेज, कि भाई आपकी जो विलेज के अंदर पहले भट्टियाँ थी अब लोग उनको छोड़ने लगे थे। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th century. In Bihar and central India, in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. The furnaces were most often built of clay and the sun-dried bricks. The smelting was done by the men, and women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. Bellows, a device or equipment that can pump air.
अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या सीन बताता, चलो फटाफट से इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको मज़ा आएगा सुन के इसको। देखो सबसे पहले तो आप इस वर्ड को जानो, ये है आपका बिलोज, ठीक है, बिलोज कह लो आप या बेलोज कह लो। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बिलोज, जो क्या करता है आपका, मतलब कि हवा डालने के काम में आता है, मतलब कि एयर को हम उसकी हेल्प से पंप करते हैं हमारी भट्ठी के अंदर। आपको पता है भट्ठी में क्या होता है कि भाई आग बहुत तेज़ मात्रा में जलती है, जो इतनी तेज़ होती है कि किसी भी चीज़ को पिघला सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो हमारा वुड स्टील था ना, उसको बनाने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती थी, और बहुत अच्छे से आयरन को बार बार पिघलाना पड़ता था, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता था। लेकिन ये टेक्निक जो थी आपकी 19वीं सेंचुरी के एंड तक बिल्कुल ख़त्म होती चली गई, ठीक है। हम आगे बताते हैं कि भाई, और एक बात और थी, इससे पहले का जो टाइम था आपका, वो टाइम में इतना कॉमन था भाई आपका जो मतलब इन तलवारों को बनाना। आपका बिहार का एरिया हो गया, सेंट्रल इंडिया का एरिया हो गया, यहाँ पे बेसिकली आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे स्मेल्टर्स लोग देखने को मिल जाते थे, जो कि क्या करते थे, ओर को उठाया फटाफट से उसको मतलब कि उसके साथ में तलवार बना लिया, फिर कोई और आयरन का टूल उन लोगों ने बना लिया। और वहाँ पे भट्टियाँ भी हमें बहुत सारी देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे बताते थे ये लोग क्ले का यूज़ करते थे, या फिर जो माई फ्रेंड्स आपकी वो होती है ना, आपको पता होगा, देखो मिट्टी की हम ईंटें बनाते हैं, फिर उसको बाहर रख देते हैं धूप में सुखाने के लिए। अब उन ईंटों को हम लगा के कुछ यहाँ पे भट्टी टाइप बना ले और उनके साथ काम करें, तो कुछ इस टाइप का भी काम लोग करते थे। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही मिलकर यहाँ पे बिलोज के साथ में एयर को अंदर डालते थे फर्नेस के, और यहाँ पे चारकोल को जो आपका चारकोल होता है बेसिकली आपका जो कोयला होता है, उसको जलाते रहते थे वहाँ पे माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलो यार, अब हम आगे स्टडी करते हैं इसी के साथ। अब आगे हमारे पास, पहले हम पिछले वाली फिगर को देख ले, फिर फिगर 13 को देखते हैं। यहाँ पे बताते हैं आयरन स्मेल्टर्स ऑफ पलमाऊ बिहार। अब ये माय फ्रेंड्स पिक्चर है आपके पलमाऊ बिहार के, जो आपके ये लोहार लोग थे, यानी कि जो स्मेल्टिंग का काम करते थे आयरन की, उनकी। उसके बाद माय फ्रेंड्स जो आपकी फिगर 13 है, ये आपको बता रही है कि अ विलेज इन सेंट्रल इंडिया वेयर दी Agharias, a community of iron smelters, lived some communities like the Agharias। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली बताते हैं कि भाई ये जो पिक्चर है, ये है आपके गांव की, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर पड़ता है, और यहाँ पे रहते थे आपके अगारियाज। अगारियाज माय फ्रेंड्स वो लोग थे जो कि आपके आयरन के साथ में यहाँ पे काम करते थे। अब उसके साथ में आपको कुछ बातें भी बताता है और कहता है सम कम्युनिटीज़ लाइक दी अगारियाज स्पेशलाइज्ड इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन, कि भाई कुछ ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसी हमारी कम्युनिटी थी उस टाइम पे। अब कम्युनिटी वर्ड मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी आपके माइंड में याद ना रहे। देखो बहुत सारे इंसान है, मानो यहाँ पे आप मानो भाई कम से कम 1-2 हज़ार इंसान हैं, वो इकट्ठे रहते हैं और वो सभी एक ही काम करते हैं। जैसे कि भाई आयरन का कर लिया तो उन लोगों की पूरी कम्युनिटी हो जाएगी, यानी उनका कोई समुदाय हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपने लिए इसको इतना समझिए। अब बताता है आगे, इन द लेट 19th century a series of famine devastated the dry tract of India. In central India, many of the Agaria iron smelters stopped working, deserted their village and migrate looking for some other works to survive the hard times. A large नंबर ऑफ देम नेवर वर्कड देयर फर्नेसेस अगेन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई बेसिकली हुआ क्या, कि भाई जो आपका टाइम आया था ना माय फ्रेंड्स, ये लेट 19th सेंचुरी का, यहाँ पे बहुत सारे फेमाइन आए, यानी कि बहुत सारी विपदाएं आई, जैसे कि कई बार आपकी बाढ़ आ रही है, कई बार सूखा पड़ गया कहीं, तो इस टाइप की माय फ्रेंड्स बहुत सारी यहाँ पे विपदाएं आई। उन विपदाओं की वजह से क्या हुआ, इन लोगों को अपने गाँव छोड़ने पड़े, इधर उधर कोई दूसरे काम ढूंढने पड़े। अब दूसरे काम अगर वो लोग ढूंढेंगे, आपको पता है कि अगर किसी इंसान ने कोई दूसरा काम जाके ढूंढ लिया और वहाँ पर अगर वो सेटल हो चुका है, तो बहुत मुश्किल से वो अपने पुराने काम पे दोबारा से जाता है। तो बस यही कुछ सीन बाद में इनके साथ में हुआ। अब आगे बताते हैं, बाय द लेट 19th सेंचुरी हावेवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन। और इसी तरीके से माय फ्रेंड्स जब आपके लेट 19th सेंचुरी का टाइम आया, तो जो ये क्राफ्ट था ना आपका आयरन स्मेल्टिंग का, ये धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। फिर बताते हैं, इन द मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी भट्टियाँ थी अब वो बंद होने लगी, साथ में जो आयरन बनाए जाते थे वो भी आपके कम होने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, आप इसका रीज़न बताओ। अब यहाँ पे बताता है, वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट हैव बीन रीड दैट यू हैव रीड चैप्टर 4 व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट। हाउ कुड the iron smelter find wood for charcoal
Where could they get iron? Or defying forest laws, they often entered the forest secretly and collect wood, but they could not sustain their occupation on the basis of for long. Many gave up their craft and looked for the other means of livelihood. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बताता है, चलो उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने जैसा कि चैप्टर हमारे 4th के अंदर भी पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे मतलब कि प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकती हैं। मैंने बेसिकली पूरी आपकी 8th क्लास की मतलब कि साइंस को भी कंप्लीट कर रखा है, और देन अब हिस्ट्री हमारी कंटिन्यू चल रही है, उसके बाद हम पूरी मतलब 8th क्लास को कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो तो। अब बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमने चैप्टर 4th के अंदर भी स्टडी किया था, ये भाई जो आपकी गवर्नमेंट है ना वो कह देती है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई आपको जंगलों के अंदर नहीं जाना, कुछ एरिया को जंगल के वो क्या कह देते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग काम करेंगे, हम ही वो करेंगे। तो भाई आप एक बात बताओ, ये इंसान था भाई, मानो ये यहाँ पे आपके लोहे का काम करता था। अब इसको आपको पता है जंगल से भाई आपकी भट्ठी जलाने के लिए, इसको चारकोल के लिए लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी, साथ में माय फ्रेंड्स इसको आयरन की ओर भी लानी होगी। अब और बेसिकली क्या होता है, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। देखो और ये वर्ड होता है आपका, और एक मानो आप ये रोक है यार, आपका कोई पत्थर है, पूरा पत्थर कर देते हैं, ये पूरा आपका पत्थर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे पार्टों के अंदर मतलब कि आयरन आयरन होता है, आयरन। और ये लेकिन आपका कच्चा होता है माय फ्रेंड्स, इसको बाद में आपका बहुत तेज आग के ऊपर जला के इससे ये आयरन अलग कर लिया जाता है, रोक को अलग कर देती हैं, फिर इस आयरन से हम चीज़ें बनाते हैं। तो जो ये कच्चा होता है इसी चीज़ को हम यहाँ पे और बोल देते हैं। तो अब ये और कहाँ से मिलेगा, ये भी तो जंगल से ही मिलेगा ना इन लोगों को। अब जंगल के ऊपर लगा दिया इन लोगों ने बैन कि भाई तुम यहाँ पे घुस नहीं सकते, तो अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे, अब आप खुद ही सोच सकते हैं इस बात को। तो भाई इन लोगों को कहीं अब कोई अपना काम ही छोड़ देगा बिल्कुल, अगर कोई चुरा के भी लाएगा तो कितना कितना बना लेगा। अब आप एक बात सोच के देखो तो यार, इसलिए माय फ्रेंड्स ये अपने इस काम को छोड़ने लगे और धीरे धीरे इससे दूर जाने लगे। तो सबसे एक कारण तो हमारे पास ये भी रहता है, ठीक है। अब आगे बताता है, In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया कि भाई तुम जाके यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या कर दी उन लोगों ने, वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए, कहा कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। अब यार ये पहले ही इतना बड़ा काम नहीं कर रहे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उसमें से बहुत सारा टैक्स अगर ये यहाँ पे दे देंगे तो इनके पास, अब आप खुद से सोच के देखो, घर चलाने के लिए क्या बचेगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं, मोरेवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन. Ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and the implements. This inevitably lowered the demand for the iron produced by the local smelters. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब आपका लेट 19th सेंचुरी का टाइम आया तो आपके जो इंडिया के लोहार थे, मानो ये इंडिया के लोहार हैं, और ये हो गया आपका ब्रिटेन, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। अब यहाँ के आपको पता है कि कुछ लोग बेचारे जंगल से लेके लोहा बनाते थे और लोहे को बाद में बेचते थे, और इन लोगों का काम है तलवार वगैरह बनाना लोहे से, मतलब लोहे से कुछ भी चीज़ बनाना। अब ब्रिटेन वाले लोगों ने क्या किया, अपना यहाँ पे आयरन देने लगे, वो बेचने लगे। तो अब एक बात बताओ, वहाँ से यार आपका आयरन बहुत ईजिली मिल रहा है, सस्ते दामों पे भी आ रहा है, और अब यहाँ वाले आयरन को ये लोग क्यों खरीदेंगे। तो इस वजह से माय फ्रेंड्स ये जो आपके यहाँ पे बेचते थे, अब इन लोगों का व्यापार भी नीचे जाने लगा, घटने लगा। अब बताते हैं, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिजियन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन, कि भाई जैसे ही आपकी 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो यार उसके टाइम तक आपके जो आयरन एंड स्टील जो बनाने वाले थे ना लोग, इनको एक नए चैलेंज का फेस करना पड़ा, जो कि आपका ब्रिटेन से अब आने लगा, तब आप समझ चुके हैं। अब गिवन यार हमारे पास सोर्स नंबर 3rd, एंड उसके बाद देखते हैं हम आगे स्टडी करके, ठीक है। अब आपकी सोर्स 3rd कहती है, अब वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री की आपकी बहुत दूर दूर तक फैली हुई इंडस्ट्री, या फिर आप उद्योग कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आयरन स्मेल्टिंग वॉज एट वंस टाइम अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया। कि भाई जो हमने जियोलॉजिकल सर्वे किया उससे हमें इस बात का पता चला कि भाई जो आयरन स्मेल्टिंग थी, यानी कि लोहे को पिघलाने का काम, एक टाइम पे इंडिया के बहुत दूर दूर तक के पार्ट्स में फैला हुआ था। And there is hardly a district away from the great alluvial tract of the Indus, Ganges and Brahmaputra in which slag heaps are not found. For the primitive iron smelter finds no difficult in obtaining sufficient supplies of ore from deposits that no European iron master would regard as worth is serious consideration. Slag heaps, the waste left when the smelting metal.
अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई एक रिपोर्ट के जरिए ये बात पाई गई कि भाई एक ऐसा टाइम था जहाँ पे यार हर एक पार्ट के अंदर, जो कि आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा प्लेन है ना, इस पूरे प्लेन में हमें कोई मुश्किल से शायद ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती थी जहाँ पे हमें ये लोहार का काम देखने को ना मिले, जहाँ पे लोग मतलब कि आयरन की और जंगल से ना लेके आते, उसको ना पिघलाते हों। हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे स्लैग हीप देखने को मिलती थी। अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई स्लैग हीप होता है क्या, तो माय फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे गिवन है भाई स्लैग हीप्स होता है जो आपका आयरन को पिघलाने के बाद वेस्ट हमारे पास बच जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि ओर होता है हमारा, उसके अंदर आपका पूरा आयरन नहीं होता, आयरन की भी मात्रा होती है लेकिन पत्थर भी होता है। अब आपको पता है कि वेस्ट क्या चीज़ है और आयरन आपके पास क्या चीज़ आ चुकी है, ठीक है। चलो यार उसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं। अब बताते हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कि भाई जो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री थी वो अब इंडिया के अंदर आ रही थी, कैसे आई थी, क्या आई थी, वो हम स्टडी करने वाले हैं। द ईयर वॉज 1904 इन द हॉट मंथ ऑफ द अप्रैल, कि भाई ये आपका 1904 का टाइम था और अप्रैल का आपको पता है कि भाई बहुत गर्म महीना रहता है, उस टाइम पे चीज़ें आ रही थी, इनका ऐसा कहना है। चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दी दोराबजी टाटा दोराबजी टाटा, हाँ, द एल्डेस्ट सन ऑफ द जमशेदजी टाटा was traveling in Chhattisgarh in a search of iron ore deposit. They had spent many months on a costly venture looking for source of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका 1904 का टाइम था ना माय फ्रेंड्स, वहाँ पे अप्रैल का जो महीना था, उस टाइम पे आपके तो ये चार्ल्स वेल्ड एंड साथ में जो आपके अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, यही थे आपके जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे आपके चार्ल्स वेल्ड, इनके साथ में थे आपके दोराबजी टाटा और आपके जमशेदजी टाटा। अब यहाँ पे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोग आपके जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसा देके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहरते हैं, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद माय फ्रेंड्स ये चाहते थे कि भाई हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री लगाएं जो कि आज के मॉडर्न टाइम जैसी हमें देखने को मिले, और उसके लिए माय फ्रेंड्स यार ये अच्छे आयरन ओर को ढूंढना वहाँ पे चाह रहे थे। उसके बाद आगे बताते हैं। One day after traveling for many hours in the forest, Weld and Dorabaji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These people were the Agarias. When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in a distant Weld and Dorabaji reached the hill after an exhausting trek. Though dense forest on the exploring the hill, geologists declared that they had at last found what they had been looking for. Rajhara Hills had one of the finest ore in the world. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बेसिकली बताते हैं कि भाई एक दिन मतलब कि जंगलों में से घूमने के बाद जब वो अगले दिन जाते हैं, उन्हें कुछ घंटों के बाद मतलब कि कुछ लोग दिखाई देते हैं वेल्ड को और दोराबजी को। उनको ये लोग देखने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि उनके जो वो देखते हैं ना पीठ के ऊपर यार, वो अपना बहुत सारा आयरन और लाद के लेके जा रहे थे, वो लोग थे आपके अगारियास। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आप इतना सारा ये कहाँ से लेके आए, तो वो एक हिल की तरफ यानी कि एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हैं कि हम वहाँ से लेके आए। तो दोनों फटाफट से भागते हैं, चलो यार हम वहाँ पे जाके देखते हैं। आपके बहुत जंगल घने थे, उन्हें पहुँचने में टाइम लगता है लेकिन वो फटाफट से वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि भाई देखो यार हमें कितना सारा यहाँ पे और देखने को मिल गया। और वही सबसे आपका फाइनेस्ट आज के टाइम पे माय फ्रेंड्स माना जाता है, आपका राजहरा हिल्स उसको कहा जाता है। अब आपको पता भी होगा इसके बारे में। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई वर्ल्ड का सबसे जो फाइनेस्ट ओर है ना वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद बोलते हैं बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वॉज नॉट बी फाउंड नियरली। अब यहाँ पे बताते हैं कि लेकिन यहाँ पे रीज़न एक है कि भाई वहाँ का जो आपका एरिया है बहुत सूखा है, वहाँ पे पानी का मिलना बहुत मुश्किल था। तो अब उन लोगों ने उसके लिए क्या किया, The Tatas had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसके बाद यार अघारियनों की हेल्प तो यहाँ पे कर दी आयरन ओर को ढूंढने में, लेकिन यार अब उनका टास्क था ढूंढना एक अच्छा पानी का सोर्स। अब वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री को लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि भाई वहीं से फिर जो आपका भिलाली स्टील प्लांट बाद में लगाया गया, वहीं से आपका आयरन लिया जाने लगा। अब बताते हैं अ फ्यू ईयर्स लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर
सुवर्ण रेखा टू सेट अप अ फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके जो सुवर्ण रेखा नदी थी उसके तट के पास के बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया, एरिया को खाली कर लिया और वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दी, जिसको आज हम बोलते हैं जमशेदपुर के नाम से भी जानी जाती है। फिर यहाँ पे बताते हैं हेयर देयर वॉज अ वोटर नियर आयरन और डिपोजिट द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। और यहाँ पे बताते हैं इसी तरीके से जो आपकी टाटा स्टील कंपनी थी वो निकल के आई हमारे पास 1912 के अंदर। फिर बताते हैं टिस्को वॉज सेट अप एट एन अपॉर्चुन टाइम ऑल दो द लेट 19th century इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। Expansion of the railways in India had provided a huge market for the rails, and the Britain produced. For a long while, British experts in Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बेसिकली बताते हैं कि भाई ये बिल्कुल सही टाइम था वैसे एक तरीके से फैक्ट्री लगाने का, क्योंकि यार उस टाइम पे आपकी जो रेलवे थी वो भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जितना भी यहाँ पे अभी तक लोहा था वो सब भी ब्रिटेन से आता था, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं उसी के साथ में आपको इस फिगर के साथ में जो आपकी फिगर 14 है, द टाटा एंड आयरन स्टील फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्ण रेखा 1940। ये आपकी सुवर्ण रेखा जो बैंक है उसके ऊपर टाटा। अब कहते हैं बाय द टाइम टिस्को वॉज सेट अप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग इन 1940 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जैसे टिस्को आपकी लगाई गई थी, हमने देखा यहाँ पे 1912 के अराउंड वो आपकी सेटअप की गई थी और 1914 के अराउंड आपका हुआ था पहला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके साथ में क्या सीन होता है चलो वो भी जानते हैं। बताते हैं वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड फॉर वॉर इन यूरोप, सो इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन स्टील इनटू द इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड द carriage wheels for the war. By the 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by the Tisco. Over time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या सीन बताता है कि भाई देखो यार, वो आपका पहला वर्ल्ड वॉर होने लगा, ठीक है। अब जो ब्रिटेन पहले लोहा बना रहा था और वो हमारे इंडिया के अंदर आ रहा था, अब वो कहाँ पे जाने लगा, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स की जरूरत पड़ती है, आप सभी को पता है। और यार लोहे की जरूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और हमारे इंडिया के अंदर जो लोहा आता था वो एकदम से बिल्कुल आपका आना बंद होने लगा और मतलब कि बहुत जीरो पे ही पहुँचने लगा। उसके बाद फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके टिस्को ने। अब टिस्को बिल्कुल फ्री थी यहाँ पे। अब टिस्को के साथ में कोई कंपटीशन नहीं था, तो यार जितने भी यहाँ पे मतलब कि इंडस्ट्री थी, जो भी आपकी रेलवे डिपार्टमेंट था, बाकी डिपार्टमेंट थे, वो सभी अब कहाँ से आपका जो स्टील खरीदने लगे, वो टिस्को से खरीदने लगे। टिस्को से ही आपका आयरन आ रहा है, स्टील आ रहा है, वहीं से वो लोग खरीदने लगे। अब यहाँ पे बताते हैं इसी तरीके से जो आपकी टिस्को थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी और आपकी थोड़े टाइम के अंदर वो एक बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। यानी ब्रिटिश एम्पायर तब तक गया भी नहीं था, उससे पहले ही आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बन चुकी थी। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को दिखा रखा है एक्सपेंशन एट द एंड ऑफ द वॉर, कि भाई वॉर के बाद आपकी कैसे यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी फैक्ट्री। उसके बाद यार ये देखो, अब आगे आपको गिवन है टू मीट द डिमांड ऑफ द वॉर टिस्को हैड टू एक्सपेंड हिज कैपेसिटी एंड एक्सटेंड साइज ऑफ हिज दिस फैक्ट्री। द प्रोग्राम ऑफ द एक्सपेंशन कंटिन्यू आफ्टर द वॉर। Here you see now new powerhouse and the boiler house being built in the जमशेदपुर 1919। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई वॉर के बाद इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करना पड़ा लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टील और आयरन की डिमांड हो गई थी, ठीक है। हम बताते हैं इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ओकर्ड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट फॉर द इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास became stronger, the demand for the government protection became louder. Struggling to retain his control over India, the British government had to concede many of these demands in a last decade of colonial rule. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बेसिकली बताते हैं कि भाई हमने दोनों केसेस के अंदर एक बात जरूर देखी, या तो आपके टेक्सटाइल का केस ले लो आप, या ले लो आपकी स्टील का। अब आपको वो बात समझ में आएगी, ठीक है। अब बताते हैं आपको, देखो यार ये हो गया आपका टेक्सटाइल और ये हो गया आपका स्टील। अब आपने एक बात जरूर देखी कि भाई हमारा ये ब्रिटेन हो गया, ये इंडिया हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा था, सामान आ रहा था यहाँ पे। अब जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर आया तो यार होने क्या लगा कि भाई यहाँ से जो सामान था वो आना होने लगा बंद।
अब सामान अगर आना बंद होने लगा तो जो हमारे इंडिया की फैक्ट्री टेक्सटाइल वो इंडिया में सामान सप्लाई करने लगी और स्टील की स्टील में सप्लाई करने लगी। और इसी तरीके से यहाँ पे इसी टाइम पे दोनों की क्या बढ़ी थी, डिमांड भी बढ़ी थी। आप सभी ने ये बात भी देखी। तो दोनों के अंदर हमें ये बात भी सेम देखने को मिलती है। उसके बाद बताते हैं कि भाई ये चीज़ें आपकी अब बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी, मानो पहले इतनी थी तो इतने बड़े पे काम करने लगी, जैसे कि आपने टिस्को का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा। फिर बताते हैं कि इस वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी कि भाई हम अपना इंडिया के अंदर हमारा ही यहाँ पे माल बिके, हम ही अपना माल बेच पाएँ। तो इसी वजह से माय फ्रेंड्स यहाँ पे लोग राइट्स की डिमांड करने लगे गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट को भी वहाँ पे रहना है तो इनकी डिमांड को वहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो यार इनकी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जो लास्ट डिकेड था ना कॉलोनियल रूल का, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ राइट्स को इनकी पास कर दिया था। ठीक है, बस यही बात समझाता है आप सभी को यहाँ पे। उसके बाद यार एल्सवेयर के अंदर आता है हमारे पास एक बहुत कमाल का फैक्ट। तो चलो इस कमाल के फैक्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं अर्लियर ईयर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, कि भाई शुरुआती दौर था ना जो जापान का आपका, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में बातें बताना चाहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही कहते हैं, The history of industrialization of Japan in the late 19th century present a contrast to that of the India. The colonial state in India, keen to expand the market of the British goods, was unwilling to support Indian industrialization. In Japan, the state encouraged the growth of industries. The Meiji regime, which assumed power in Japan in 1868, believed that Japan needed to industrialize in order to resist Western domination, so it initiated a series of measures to help industrialization. Postal services, telegraph, railways, steam-powered shipping were developed. The most advanced technology from the West was imported and adapted to the needs of Japan. Foreign experts were brought to train Japanese professions. Industrializations were provided with a generous loans for investment by the bank set up the government. Large industries were first started by the government and then sold off at a cheap rate to the business families. In India, colonial domination created barriers to industrialization. In Japan, the fear of foreign conquest spurred industrializations, but this also meant that the Japanese industrial development from the beginning was लिंक टू मिलिट्री नीड्स। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है, चलो मैं बताता हूँ। कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा कि भाई जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे ग्रो हुई, लेकिन जो आपका जापान था वहाँ पे बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। जो जापान की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि भाई आप फटाफट से जितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगा सकते हो लगाओ, हम आपको बैंक से सस्ते दामों पे लोन दिलवाएंगे और आप फटाफट से फैक्ट्रियाँ लगाओ। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई यहाँ पे जो ये दो वेस्टर्न के लोग यहाँ पे आगे हमें कॉलोनाइज़ करना चाहते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्री लगा के अपना सामान बेचने। अगर हमारे पास पहले से फैक्ट्रियाँ होंगी, हम अपना पहले से यहाँ पे एक दूसरे को सामान देते होंगे, तो हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो उन्होंने ये बात पहले से ही देख ली और इस वजह से माय फ्रेंड्स बहुत जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले फैक्ट्री खुद से लगा दी, उसको 1-2 साल चलाया और फिर बाद में उसको सस्ते दामों पे बेच दिया अमीरों की फैमिली को या फिर जो बिजनेसमैन की फैमिली थी उनको, जिनको बिजनेस के बारे में नॉलेज है कि भैया आप इस फैक्ट्री को खुद से चलाओ। ठीक है, और यहाँ पे यार इसी तरीके से वो कॉलोनियल डोमिनेशन को यहाँ पे रोक पाए अपने वहाँ पे। और उसके साथ में बताते हैं कि भाई जो जापान की फैक्ट्रियाँ थी ना वो शुरू से ही आपकी यहाँ पे मिलिट्री के साथ में लिंक हो रखी थी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट किया, जैसे कि आपकी पोस्टल सर्विस हो गई, टेलीग्राफ हो गई, रेलवे हो गई, स्टीम पावर हो गई और शिपिंग वगैरह को भी इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो माय फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी आपके जापान के बारे में, ये भी आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो हम आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाएँ। बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग। एंड देन माई फ्रेंड्स, अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड साथ ही इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स यहाँ पे